अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की सबसे बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो कोर्ट मार्शल उनका चल रहा था अगले मरहले में दाखिल हो गया है और उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं इस सिलसिले में। यानी जो इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं वो आयद कर दिए गए हैं और अब आगे ट्रायल होगा। इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए गए हैं कि जी सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, जिसके तहत सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई और इख्तियारात सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाया गया। साथ ही साथ जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है उसके सेकंड पैराग्राफ में ये भी बताया गया है कि मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने पर तफ्तीश भी की जा रही है फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और इनमें 9 में से जुड़े वाक़यात शामिल हैं। इन मुतअद्दिद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ये इंतहाई अहम बात जो कि सेकंड पैराग्राफ में की गई है। इस तमाम तर मामले को डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो सियासी रहनुमाओं हैं उन्होंने भी अपना तज्ज़िया तबसरा दिया है और उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। बट गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की अरेंजमेंट यानी उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, इसकी अहमियत क्या है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ये तो ऑब्वियसली आप बताएंगे इसकी अहमियत क्या है, लेकिन सर थोड़ा सा हमें समझाइएगा भी कि ये जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं इनमें कुछ क्या स्पेसिफिक्स हैं हमारे पास। आपके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं ना, क्या क्या तफसीलात है इसकी और क्या 9 मई के ऊपर तफ्तीश हो रही है, सिर्फ वो अलग मामला है या इसके ऊपर भी ये जो चार्जेस फ्रेम किए गए उसमें शामिल है मामला। मैडम शेख, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि बहुत बड़ी खबर है और साबिक DGISI, साबिक DGC, कोर कमांडर और बहुत अहम किरदार इमरान खान हुकूमत में और उसके बाद वो उन पर चार्जशीट हुई है और बाकायदा 4 महीनों की तफ्तीश और इंक्वायरी के बाद ये सब कुछ सामने आया है। अब इसमें जो अहम पॉइंट्स हैं वो हैं सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना। अब ज़ाहिर है ये सियासी सरगर्मियों में जो मुलव्वस होना ये उस वक़्त तो नहीं हो सकता जब ये DGISI थे, तो उसके बाद भी इसका मतलब है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, ये हम सुन रहे थे कि उनकी प्री रिटायरमेंट और जो पोस्ट रिटायरमेंट और जो उनका हाज़र सर्विस, ये तीनों अदवार उसमें शामिल हैं। रियासत के मफाद को नुकसान पहुंचाना, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना बड़ा ये अहम पॉइंट है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। एक तो है फ़ायदा पहुँचाना, ये है नुकसान पहुँचाना, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। और इससे अगला जो है, जो जिस पे बहुत बात हो रही है और हर कोई अपने अपने अंदाज़े लगा रहा है, वो है 9 मई। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच ने 9 मई की अदालती तहकीकात के लिए जो इमरान खान की दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मंजूर कर ली है। तो 9 मई से मुतल्लिक जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत अहम बात हो रही थी। उसकी वजह यह थी कि 9 मई से जुड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 9 मई से जुड़े हुए हैं इमरान खान। और बहुत अरसे से ये भी बात सुनी जा रही थी कि इमरान खान का फ़ौजी अदालत में ट्रायल होगा या नहीं होगा और क्या जनरल फैज़ हमीद पे जो चार्जशीट लगी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, इमरान खान आते हैं, या इतने सबूत हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसमें उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं। तो इसमें यानी जो क्या सराइयाँ अफवाहें या जो खबरें थीं वो तो ये थी कि 9 मई के हवाले से तहकीकात मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी चूँकि ISPR की प्रेस रिलीज़ है कि 9 मई से मुतल्लक वाक़यात में इनकी इन्वाल्वमेंट और तफ्तीश और सियासी अनासर की इमा पर मिली भुगत,
ये इस पे अभी वो कह रहे हैं तफ्तीश हो रही है। तो हम इसी को अगर मान लें तो इसका मतलब है कि एक तो जनरल फैज़ हमीद की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो, और जो दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के मफाद को नुकसान, तहफ़्फ़ुज़ को रियासत के गलत वो नुकसान पहुँचाना और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, तो बड़ी संगीन किस्म की चार्जशीट है। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल फैज़ हमीद अकेले नहीं होंगे, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये भी ज़हनों में रहे कि ये अभी चार्जशीट का जो मेन लुब्बे लुबाब है वो आया है सामने। अभी तक ये नहीं पता चला कि तफ्तीश या तहकीक जो है वो कैसे हुई, किस तरह की गई, और हालांकि इसमें आखिर में लिखा है कि उनको कानून के मुताबिक तमाम कानूनी वो जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जो उनका हक है वो उनको दिया जा रहा है और कानूनी हकूक़ फराम किए जा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। तो 4 महीने आपको पता है टॉप सिटी एक केस था वो भी है इसमें, और इसमें 9 मई भी है, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, जो बहुत सारी चीज़ें तो हम सुन रहे थे, अब बाकायदा तौर पर वो सामने आई हैं। तो इनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेले नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारे होंगे इसमें शामिल लोग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुकदमा बहुत बड़ा मुकदमा होगा। अब ये सारा कुछ आगे जाके अदालतों में साबित करना, या ये सारा कुछ एक एक चीज़ पे आगे जो है तफ्तीश और तहकीक, ये बड़ा अहम है। और कैसे तफ्तीश हुई, किसने तफ्तीश की, किस तरह आगे बढ़ा ये सारा मामला, ये सारा बड़ा अहम है। तो अभी तो यही बहुत बड़ी खबर है कि जनरल फैज़ हमीद पहले है कि उनको गिरफ़्तार किया गया, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई, 4 महीने बाद चार्जशीट लग गई है, और अब इस चार्जशीट की रोशनी में आगे क्या होता है कबल ये अभी ना ISPR ने बताया है, और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आगे जो है इसमें ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारी लोग और बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आएंगी। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ये सियासी शख्सियात हो सकती हैं, इमरान खान की तरफ पॉइंट किया जा रहा है। जी, ये बहुत अरसे से ये बात सुनी जा रही थी। ज़ाहिर है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, इसका क्या मतलब है, कौन सी सियासी सरगर्मियाँ? तो वो ज़ाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे होती है, ज़ाहिर है उसमें भी बहुत कुछ है। और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात का नाजायज़ नहीं सर, वो तो मैंने प्रेसर में भी पढ़ा, वो मैंने आपका जवाब भी सुन लिया। मेरा सवाल ये था, आप कहते हैं ना कि अकेले फैज़ हमीद नहीं होंगे और बहुत सारे लोग होंगे, ये जो बहुत सारे लोग हैं क्या इनमें सिर्फ सियासी शख्सियात होंगी या फिर कोई मिलिट्री का बंदा भी हो सकता है या कोई और लोग भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली जिनके अंडर फैज़ हमीद साहब काम करे थे, वहाँ तक भी बात जा सकती है? जी मैडम शेख, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि सियासी शख्सियात भी हैं और गैर सियासी शख्सियात भी हैं। और गैर सियासी शख्सियात फैज़ हमीद से बड़े रैंक की होंगी या उनके मातहत? ये अभी तक मैंने जितना भी पूछा है, ये अभी तक उसकी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये है कि उसमें हैं दोनों। ठीक है सर, फिर आपने सवाल ये भी उठाया कि बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है, तफ्तीश किस तरह हुई, कैसे हुई। अमूमन हम बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इसी तरह से होती है, सामने नहीं आता है, उसमें खुफिया ही रखते। तो क्या आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपके कुछ सवालात हैं ये जो तफ्तीश है, कार्रवाई है, इससे मुतल्लिक या प्रोसेस से मुतल्लिक? मैडम शेख, कोर्ट मार्शल में ज़ाहिर है फ़ौज का अपना तरीक़ाकार है, और उसमें उनकी गिरफ़्तारी, फिर उनका जो अपने कानून के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का आगाज़, और फिर चार्जशीट लगना। चार्जशीट के बाद जब बाकायदा तौर पर वो आगे उनको, वो ज़ाहिर है वो अपनी सफाई भी देंगे, वो सारा कुछ, वो आगे केस भी चलेगा, तो ज़ाहिर है उस वक़्त ये सारा पता चलेगा कि उन पे क्या क्या इल्ज़ाम हैं। अभी तो मेन लुब्बे लुबाब है, और फिर उन्होंने उसका क्या क्या जवाब दिया है, और फिर ज़ाहिर है ऊपर वाली भी अदालतों में आएगा, तो ये तो उस वक़्त पता चलेगा। अभी तक तो ज़ाहिर है आर्मी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई होती है वही हो रही है।
आपने भी अपनी कुछ मुट्ठी बंद सी करके रखी हुई है, आज खुल के नहीं सब कुछ हमें बता रहे आप, कह रहे हैं बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं, सुना भी आपने बड़ा कुछ। चले कोई बात नहीं, आज हम जाने देते हैं आपको। हम इसी दौरान हमें जी सलीम साफ़ी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। आप कहिएगा फ़खर। शुक्रिया अलीना। सबसे पहली बात तो ये है कि चार्जशीट फ्रेम होने का मतलब ये है कि कंप्लीट एविडेंस जो है इनके खिलाफ इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, ये जो कोर्ट मार्शल में ये नहीं होता कि हेयर से के ऊपर या महज एक्यूजिशंस के ऊपर जो है आप किसी को, और वो भी इतने बड़े अहम ओहदे के ऊपर रहने वाले शख्स को आप जो है वो हाउस अरेस्ट या गिरफ्तार कर लें। तो ये पहली बात तो ये है कि जो इनके खिलाफ जो भी चार्जशीट अब लगाई गई है, गो के जनरल फैज़ हमीद ने इसकी जो वो सेहत है जुर्म है उससे इनकार किया है, लेकिन जो मेरी इतलात और जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि ये इन तमाम चार्जेस के हवाले से इनके ख़िलाफ़ तमाम जो एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। जहाँ तक बात है इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, ड्यूरिंग जो है इनकी सर्विस और उनके रिटायरमेंट के बाद की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से जो सीक्रेट जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है या मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से मेरी इतलात यही है कि 9 मई के हवाले से भी इनके ना सिर्फ ये कि इमरान खान के साथ जो कनेक्शंस हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरा अहम और जो सबसे मैं समझता हूँ कि डैमनिंग है इनके लिए वो ये है कि जो आर्मी चीफ की जब तैनाती हो रही थी उस टाइम जो इवेंट्स हो रहे थे, ख़ासतौर के ऊपर आपको याद होगा इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च का जो है वो उस टाइम ऐलान किया था और इवन इनिशिएट भी किया था लाहौर से जब ये वज़ीराबाद तक पहुँचे थे, और फिर उसके बाद एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। तो ये जो लॉन्ग मार्च था वो शायद वो ख़त्म मौखर कर दिया गया था। तो उस टाइम के जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो इवेंट्स हो रहे थे वो भी इनके ख़िलाफ़ ये साबित हो चुके हैं, और मेरे ज़राए से इस हवाले से मैंने कन्फर्म भी किया। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मैं समझता हूँ कि ये जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से था और जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का या फिर शख्सियात को नुकसान पहुँचाने और इसके हवाले से वो जो किया जा रहा है, तो ये इनके लिए मैं समझता हूँ कि जो आगे जब ये कोर्ट मार्शल का इनका ट्रायल भी होगा तो जो सबसे ज़्यादा डैमनिंग इनके लिए होगा वो ये वाले जो इल्ज़ामात हैं। जहाँ तक बात है कि इसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल कौन कौन सी शख्सियात के हवाले से, पॉलिटिकल तो इसमें इमरान खान का जो मेरी इतलात के मुताबिक इनके कनेक्शंस बिल्कुल साबित हैं, ड्यूरिंग सर्विस भी और रिटायरमेंट के बाद भी जो भी इवेंट्स होते रहे हैं। और उसके साथ साथ जो नॉन पॉलिटिकल का है, देखें जिस तरह ये आपने सवाल पूछा कि ये जिनके अंडर या जो अंडर कमांड काम कर रहे थे उनके हवाले से भी हो सकते हैं, तो इस पर मेरी इतलात हैं कि वो नहीं है कि जिनके अंडर ये कमांड ये कर रहे थे उस टाइम वो इसमें कोई उनके हवाले से कोई इस तरह की कार्रवाई और ना ही कोई इस तरह के सबूत मिले हैं। हाँ, गो कि इनके जो अंडर जनरल फैज़ हमीद के अंडर जो थे, और वो हमने देखा भी कि जो ISPR की प्रेस रिलीज़ में पहले 2 ब्रिगेडियर्स और इस तरह के कुछ और ऑफिशियल्स हैं उनको अरेस्ट किया गया था, उनके हवाले से इन्वॉल्वमेंट आ रही है, लेकिन वो नहीं कि जो कमांड ये जो अंडर कमांड थे जिनके उनका कोई नाम आ रहा हो। देखें ये खुद जो है वो एक तो एम्बिशियस और ओवर एम्बिशियस हो गए थे रिटायरमेंट के बाद भी, जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी या उससे पहले वाले जो इवेंट्स जो मैंने आपको बताया है उसकी वजह से, लेकिन वो इनको किसी कमांड ने नहीं कहा था कि आप इस तरह का वो करें, ये खुद अपनी उसके ऊपर वो था। तो इस हवाले से जो मेरी इतलात यही है कि पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पार्टी PTI का तो बाकायदा तौर पे और उसकी जो लीडरशिप है उसके कुछ नाम जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट जो हायरार्की में वो ऐसा कोई नाम नहीं है जो कि जिनके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले, मतलब एक बागी या रोग एलिमेंट के तौर पर उनको किया जा रहा है। आप कह रहे हैं प्री रिटायरमेंट भी उनकी सरगर्मियों के ऊपर उनको चार्ज किया गया है आपकी इतलात के मुताबिक, तो कितनी पीछे तक जाया जाएगा या कोई स्पेसिफिक इवेंट है जहां से स्टार्ट किया गया है? अलीना, इसमें मई 2022 का भी जो कुछ इवेंट्स थे, फिर उसके बाद नवंबर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, उस टाइम ही ये रिटायरमेंट थी जनरल कमर जावेद बाजवा की और नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी, उस टाइम जो इवेंट्स हुए थे उसमें इनकी बाकायदा इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ना सिर्फ ये कि एविडेंसेस मिले हैं, बल्कि इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि पूरा इनका कनेक्शन इमरान खान के साथ और इमरान खान ही की डायरेक्शंस के ऊपर ये सारे कुछ जो इवेंट्स थे ये वो किए जा रहे थे, ऑर्केस्ट्रेट किए जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि मेन एक्यूज सॉर्ट ऑफ इमरान खान होंगे कि उनकी डायरेक्शंस के ऊपर, या फिर एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह से कुछ करके कनेक्शन? जो जहां तक मेरी इतलात हैं कि इमरान खान इनमें को अक्यूज के तौर के ऊपर आगे जो लेटर स्टेज के ऊपर जो ट्रायल शुरू होगा तो वो उसमें को अक्यूज के तौर के ऊपर वो पेश किए जा सकते हैं। मेन अक्यूज इसमें वही जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है जनरल फैज़ हमीद, वही उन्हीं का ही होगा।
ठीक है। अच्छा रीमा, हमारे बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी, ये भी बताइएगा अभी जो हम बात कर रहे थे मिलिट्री ट्रायल्स में क्या प्रोसेस होता है? क्या इररिफ्यूटेबल एविडेंस सामने होता है तफ्तीश के बाद तो फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं, या फिर थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि बाद में तफ्तीश हो जाए या क्रॉस में बातें सामने आ जाएं? लीना, शुक्रिया। आइडियली तो आपके पास इतना कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए चार्जशीट फ्रेम करने से पहले, जिसकी बेसिस पे आप जो चार्जेस हैं वो इंक्लूड करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर उन्होंने यहाँ भी कहा है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, तो चार्जशीट में अमेंडमेंट भी हो सकती है, आई एम गेसिंग। लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स के प्रोसीजर्स होते हैं वो अक्सर खुफिया होते हैं और हम पब्लिक नॉलेज में एज सच नहीं आता कि कार्रवाई किस तरह होती है, तो मैं डेफिनेटिवली इसका जवाब नहीं दे सकती। मेरा ख्याल है मेरे लिए ये जो चार्जशीट है इसने कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं की, क्योंकि कुछ हमें प्रोविजंस नहीं बताई गई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की या आर्मी एक्ट की, जिसके तहत या जो चार्जेस इंक्लूड किए गए हैं चार्जशीट में। अगर आप आर्मी एक्ट पढ़ें उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑफेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर हैं, ज़्यादातर प्रोविजंस जो हैं और जो ऑफेंसेस हैं वो उन लोगों पे अप्लाई करते हैं जो सर्विंग हैं। अगर आप रिटायर हो गए हैं और आपका जो ऑफेंस है वो तब का है जब आप सर्विंग थे, तो ज़्यादातर ऑफेंसेस के लिए 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड है। इसका मतलब है आपकी रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक आप ट्राई हो सकते हैं मिलिट्री कोर्ट से उन ऑफेंसेस के लिए, उसके बाद नहीं हो सकते। इसकी एक्सेप्शंस क्या है? पहली तो पोस्ट रिटायरमेंट ऑफेंसेस जो डाले गए थे आर्मी एक्ट में, मेरा ख्याल है पिछले साल, उसमें भी अब आप सवाल कर सकती हैं कि क्या वो माजी में अप्लाई करेंगे या वो जब तरमीम हुई थी उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा उसमें जो ऑफेंसेस हैं वो मैं कहूँगी माइनर ऑफेंसेस हैं, 2 से 5 साल की सज़ा है उनकी। उसमें अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर आ जाता है, डेफेमेशन आ जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी आ जाता है, एंड साइबर क्राइम्स मेरा ख्याल है उसमें आ जाता है। तो ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है और ये शुरू से इसकी बात हो रही थी कि इस तरह के कुछ चार्जेस होंगे उनके खिलाफ। दूसरा है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आपकी रिटायरमेंट के 6 महीने बाद आपका ट्रायल शुरू होता है तो वो कौन से ऑफेंसेस हैं? वो है, एक है प्रॉपर्टी से जुड़े ऑफेंसेस, मेरा ख्याल है टॉप सिटी का केस उसमें आ सकता है, वो एक एक्सेप्शन है 6 महीने के रूल पे। दूसरी एक्सेप्शन है म्यूटिनी या सेड्यूसिंग आर्मी ऑफिसर्स फ्रॉम देयर एलिजेंस। ये मुझे अब सवाल है क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे डिस्कोर्स में हम इसी तरह बात करते हैं कि 9 मई को एक म्यूटनी का अटेम्प्ट हुआ, फौज में आपस में बगावत का अटेम्प्ट हुआ, लेकिन जो चार्जेस हैं या जो आज प्रेस स्टेटमेंट में भी अल्फाज का चुनाव है वो ये नहीं दिखाता उसमें कोई म्यूटनी या इस तरह की कोई बगावत इस तरह का, मुझे तो आप बताएं, इस तरह की मुझे तो लगता है ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। तो क्या ये म्यूटनी वाले प्रोविजंस हैं अप्लाई करेंगे? अभी तो इस पे इब्हाम है। इवन दो जनरल डिस्कोर्स में हमें ऐसा ही लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए इमरान खान साहब भी को एक्यूज के तौर पे उसमें शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस हैं ये आर्मी एक्ट में भी ऑफेंसेस हैं और ये पीनल कोड में भी ऑफेंसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक आर्मी ऑफिसर होंगे तभी आप ट्राई हो सकते हैं। सो ये इब्हाम अपनी जगह मौजूद है। तीसरा, मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा किसी प्रेस स्टेटमेंट में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जिक्र किया गया है एक्सप्रेसली। अब ये दरवाजे खोल देता है क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं करता, वो सिविलियंस पे भी उतना ही अप्लाई करता है जितना रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स या सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स पे अप्लाई करता है। लेकिन अब उसमें ऑफेंस क्या बनेगा, ये मेरा सवाल है, क्योंकि इस पे तो जो लैंग्वेज है प्रेस स्टेटमेंट की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफेंसेस मुझे तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ज़्यादातर नहीं मिलते, अनलेस अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर एक ऐसा है जो आप कह सकते हैं वो आर्मी एक्ट में भी है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के जो मसाइल हैं जिसका जिक्र किया गया है, या डिस्टर्बिंग पीस के आपने इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कौन सा ऑफेंस है जिसके तहत वो ट्राई होंगे, ये मेरा सवाल है। तो ये मेरा ख्याल एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि पहली बार 9 मई का डायरेक्टली जिक्र किया गया है। हमारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है कि ये मामला ओपन रखा गया है। लेकिन सवाल मेरा यही होगा कि क्या आप 9 मई को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं या आप उसको बगावत
या म्यूटनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि नौयत ऑफेंसेस की बहुत मुख्तलिफ है। बगावत, म्यूटनी जो है वो सजाए मौत मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी, वो बहुत सीरियस ऑफेंस है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रेप्रिकॉशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्सर जो सिविलियंस भी हैं जो 9 मई के लिए ट्राई हो रहे हैं, उनकी जो FIRs हैं उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर, वैंडलिज्म, राइटिंग, इसका जिक्र है। म्यूटनी का अभी तक जिक्र आया है कहीं? आई बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत अहम सवाल होगा आगे चल के। अच्छा रीमा, अगर हम देखें कि 9 मई के सिलसिले में उसके बाद बहुत सारे दीगर कोर्ट मार्शल्स हुए, बहुत सारे ऑफिसर्स को बर्खास्त किया गया, तो यही जोड़ा जा रहा था 9 मई के सिलसिले में सारा का सारा। क्या उससे लिंक बनता है कि अगर फैज़ हमीद वॉज ऑन द टॉप और उनके कहने के ऊपर या आर्मी में उनके सेंटिमेंट की वजह से बगावत हुई, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा ये बगावत इसमें जुड़ नहीं सकता? बट अलीना, कहाँ आपको कोई जो जिन लोगों को डिसिप्लिनरी सैंक्शंस या ट्रांसफ़र किया गया, सस्पेंड किया गया, उनमें आपको कहीं एग्जैक्ट रेफरेंस मिली है किस ऑफेंस के लिए? क्योंकि इन सब ये फ़खर और भट्टी साहब बल्कि इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जी एग्जैक्टली, क्योंकि जो मैंने प्रेस ये एक चीज़ है कि ISPR की प्रेस स्टेटमेंट्स हमारे पास वो वाहिद एटलीस्ट ऑफिशियली वही हम देख के बता सकते हैं, और मुझे अभी तक ये एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिला कि क्या आपने इनसबऑर्डिनेशन या म्यूटिनी के लिए लोगों को सजाएं दी, क्योंकि वो एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, या आर्म डिसिप्लिनरी वायलेशंस, जो अगर आप सर्विंग ऑफिसर हैं फिर तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आर्मी एक्ट के तहत। मेरा सवाल ये है कि फैज़ हमीद जो हैं उनको रिटायर हुए 2 साल हो गए हैं, तो और उनका अगस्त में उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, तो आपके पास आर्मी एक्ट के तहत इतनी ऑप्शंस नहीं होंगी, क्योंकि वो 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड किक इन करेगा। प्रॉपर्टी के केसेस एक एक्सेप्शन है, म्यूटिनी इन सबऑर्डिनेशन एक एक्सेप्शन है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो सिविलियंस पे भी अप्लाई करता है। हाउएवर, एक और अहम केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल बेंच था उसने कहा था सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता फौजी अदालतों में, अगर, और उसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का खास जिक्र था, क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत, सॉरी ये थोड़ा टेक्निकल कंफ्यूजिंग है, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत अगर आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी की है, तो चाहे आप सिविलियन हो या आप फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हो, चाहे आप जो भी हो, आप वो मैटर नहीं करता, फौजी अदालतें आपका ट्रायल कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने वो प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी थी। ऑब्वियसली वो सस्पेंड हो गई जजमेंट बाद में, लेकिन अब वो केस फिर से सुना जा रहा है, तो क्या होगा उसमें? ये भी एक लिंक बनता है उस केस का जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के साथ। वापस आते एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फ़खर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? लीना, मेरा एक ही जो रीमा अभी कह रही थी कि ये अभी क्लियर नहीं है कि जो 9 मई के हवाले से सिविलियंस का जो ट्रायल हो रहा है वो म्यूटिनी नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। देखें, जो आम एक जो प्रोटेस्टर्स थे उनमें और जो एक जनरल फैज़ हमीद या इमरान खान के हवाले से ये एक डिफरेंस है, और इमरान खान या ये जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि वो यही है 9 मई के हवाले से, और इवन जो नवंबर 2022 के हवाले से कुछ इवेंट्स हुए थे वो म्यूटनी के उसमें ही ज़ुमरे में इनके हवाले से जो जितनी भी तहकीकात और वो हो रही हैं वो उससे साबित हो रहा है इनका। एग्जैक्टली, तो मैं ये कह रही हूँ कि इवन इमरान खान की जो FIRs हैं 9 मई से रिलेटेड, जो मैंने देखी हैं बहुत ज़्यादा हैं, उसमें कहीं मुझे म्यूटनी का जिक्र नज़र नहीं आया। वो ऐसा ही लग रहा है राइटिंग, लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। सो ये मेरे लिए एक दिलचस्प चीज़ है। और ये जो प्रेस स्टेटमेंट है इसमें भी जो आज आई है, म्यूटनी, इनसबऑर्डिनेशन, इसका जिक्र नहीं है। सो मेरा ख्याल है ऑप्शंस खोल देता है कि आपने किस चीज़ के लिए ट्राई करना है इवेंचुअली, इवन दो पब्लिक डिस्कोर्स पे हम इसको एज म्यूटनी इनसबऑर्डिनेशन ही डिस्कस करते हैं। एक और अहम बात है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट ऑफेंसेस हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी, इसमें इमरान खान का क्या मतलब? वो तो फॉर्मर ऑफिसर नहीं है मिलिट्री के, तो ये ऑफेंसेस उन पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो इनमें वो को एक्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सजा या ऑफेंस तब बनता है मिलिट्री ऑफिसर्स पे, पाबंदी उन पे है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, पाबंदी पॉलिटिशियंस पे नहीं है कि वो फौज के साथ, किसी फौजी अफसर के साथ मिलके पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। यू गेट इट? सो ऑफेंस इमरान खान के लिए नहीं बनता, जनरल फैज़ हमीद के लिए बनता। बट अगर ऐसा हो कि उनको एड या बेट करने के लिए किया गया हो तो फिर
लेकिन अलीना एड अबेट आपकी, अगर आप एक सिविलियन हैं आपके लिए वो ऑफेंस ही नहीं है। आई डोंट थिंक इन ऑफेंसेस में इमरान खान या कोई सिविलियन आ सकता है। वो को अक्यूज तब आ सकते हैं अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें ये पॉसिबल है। म्यूटिनी के ऑफेंसेस में ये पॉसिबल है, ये मेरी राय है, वरना इट डजंट मेक सेंस कि आप इमरान खान को को अक्यूज बनाएंगे। सो दिस इज व्हाई बेहतर होता हमें बता देते चार्जेस क्या हैं ताकि चार्जेस क्या है। अच्छा भट्टी साहब भी कुछ है, बहुत सी कंजेक्चर होगा। नहीं एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मजीद हमारे भी सवाल आते हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टी साहब के भी कुछ सवाल आते हैं, सलीम साफी साहब का तज्जिया, लेकिन सब एक ब्रेक के बाद। साबिक DGI फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, आज मतलब चार्जशीट उनको कर दिया गया है, इसी के ऊपर हम अपना तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब आप कहिएगा, सियासी डिस्कोर्स में भी और मुल्की तारीख़ में भी क्या अहमियत है ये इल्ज़ाम आयद करने की, और जो चार्जशीट अभी दी गई है उसको कैसा पाया आपने, क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक साबिक DGI और 3 स्टार जनरल जो उसके साथ थे उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, और फिर उसमें भी ये बात काबिल ज़िक्र है कि वो ऐसे वैसे इल्ज़ामात के तहत नहीं, बल्कि जिसमें ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की खिलाफ वर्जी जैसे इल्ज़ामात भी शामिल हैं। तो ये गैर मामूली वाक़या और गैर मामूली इक़दाम। अब देखते हैं कि इसका मंतिकी नतीजा क्या निकलता है। सर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स मिलनी चाहिए थी या चार्जशीट से मुतल्लिक थोड़ा मुबहिम हो गया, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, रियासत तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई, फिर ये जो अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना है, इससे क्या मुराद ली जाए सर? वो तो मेरे ख्याल में जो टॉप सिटी का केस है उसकी तरफ इशारा है। असल में जिन बुनियादों पे केस बनाया गया है उनके खिलाफ, तो उसमें उनके दौराने मुलाजिमत या बतौर DGI उन्होंने जो कुछ किया है वो दौर उसमें शामिल नहीं है, बल्कि उन्होंने एक तो ज़ाती तौर पर जो अमल किया था, क्योंकि बाकी अमल तो उसकी ड्यूटी के ज़ुमरे में आता है और स्टेट पॉलिसी के ज़ुमरे में आता है, इसलिए उस बुनियाद पे उनको न पहले चार्ज किया गया था और न अब चार्ज किया गया है। उनको एक तो उस बुनियाद पे चार्ज किया गया है जो काम उन्होंने एक ज़ाती हैसियत में किया था जो टॉप सिटी वाला है, और दूसरा उनको उस वक्त के लिए चार्ज किया गया है कि जब उन्होंने फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है रिटायरमेंट के बाद। तो जो मामलात हैं ज़्यादातर मेरे ख्याल में उनके वो रिटायरमेंट के बाद के हैं और उससे मुताल्लिक हैं। अच्छा सर, ये फ़खर दरानी साहब की इत्तलात के मुताबिक कुछ प्री रिटायरमेंट वाक़यात भी हैं, तो उनके इल्म में होंगे, जाहिर बात है। ठीक है, आपके पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं सर? मेरे पास ऐसी कोई नहीं सर, आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट ना करें ना, हम करते हैं। ये बता दें आप इसका कैसे तज्जिया करते हैं, ये जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें कहते हैं कि मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं खासकर 9 में, ये अभी ज़ेर तफ्तीश हैं, तो क्या मतलब इसके ऊपर 9 में से मुतल्लिक चार्ज नहीं किया गया? नहीं, मेरे ख्याल में यही जो 9 मई है, इससे कहीं ना कहीं ताने बाने उनसे मिलते थे या मिलाए गए हैं, इसलिए उन पे केस बनाया गया है। मेरा तो ख्याल यही है कि उसमें 9 मई में वो अगर बराह रास्त शरीक नहीं थे, लेकिन ये तासुर मिलता है कि कहीं ना कहीं जो अंदरूनी शे हासिल थी तो शायद उस जुमरे में जनरल फैज़ को लाया गया है। और सर तफ्तीश का कहा जा रहा है, तो क्या चार्जेस में शामिल नहीं है वो, अभी उसके ऊपर तफ्तीश हो रही है और आगे जाके उसको शामिल किया जाएगा? नहीं, तफ्तीश से तो मामला एक कदम आगे बढ़ गया ना। अब तो उन पे फर्द जुर्म आयद हो गई। ये तो जो आज तफसीलात दी गई हैं ये तो फर्द जुर्म की है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब भी कुछ सवालात करना चाह रहे थे। भट्टी साहब। मैडम शेख, अभी मैंने प्रोग्राम के दौरान एक जो इस आर्मी एक्ट और आर्मी के मुकदमों के हवाले से काफ़ी वो क्या कहते हैं बहुत ही तजर्बाकार आदमी को पूछा, तो उसका कहना है कि टॉप सिटी को निकाल कर
टॉप सिटी को निकाल कर बहसियत कोर कमांडर जो उन्होंने किया, जब उनकी ड्यूटीज़ ये नहीं थी जो वो कर रहे थे, वो हैं उन पे चार्ज। और जो रिटायरमेंट के बाद किया, प्री रिटायरमेंट का मतलब है कि बहसियत कोर कमांडर जो उन्होंने किया, और रिटायरमेंट के बाद जो कुछ हुआ ये उसमें है। दूसरा, इमरान खान पर अभी बात हो रही थी, रीमा साहबा बात कर रही थी, इमरान खान पर बगावत के मुकदमे हैं और उस पर्चे काटे गए हैं, और एक और बड़ा संगीन मुकदमा चलाए जाने की तैयारी है इमरान खान पर, वो भी बगावत के हवाले से ही है। और तीसरा, फैज़ हमीद साहब पे इस तरफ इशारा मिलता है, अब आगे जाकर क्या होता है वो भी ये है कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, ये भी उसी ज़ुमरे में उसी तरफ ले जाता नज़र आ रहा है। और जो रीमा साहिबा से मेरा सवाल है वो ये है कि आर्मी एक्ट में जो तरामीम हुई हैं उनके कह रहे हैं लोग कि वो उसके बाद फैज़ हमीद साहब के हवाले से बहुत सारी, या किसी बाकी जो 9 मई पर जर्नैल निकाले गए, ब्रिगेडियर्स निकाले गए, कर्नल, फ़ौजी अफसरों के रिश्तेदार, और उसमें दायरा कार वसी कर दिया गया। पहले जो ड्यूरेशन थी वो 6 महीने थी, अगर 8 महीने थी, साल थी, तो उसको लंबा कर दिया गया कि रिटायरमेंट के बाद ये वो नहीं कर सकते। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आर्मी एक्ट में जो तरामीम, रीमा साहबा ज़रा बताएंगी कि क्या क्या जो स्पेसिफिक तरामीम हुई जो इस केस को भी हिट कर सकती हैं। रीमा जी ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो इमरान खान पे बगावत पीनल कोड के बहुत ज़्यादा FIRs हैं, वो तो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के हवाले से भी हैं, लेकिन जो आर्मी से जब जुड़ा ऑफेंस होता है उसको आप कहते हैं कि आप आर्मी के अंदर इनसबॉर्डिनेशन या लोगों को म्यूटिनी के लिए उकसाएं। इस किस्म का कोई मुकदमा है इमरान खान के ऊपर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने 9 मई से जुड़ी एक FIR देखी है उसमें ऐसा नहीं है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो, और मैं इस पे अपनी भी तहकीक करूंगी कि क्या ये स्पेसिफिक ऑफेंस उनके लिए है या नहीं, क्योंकि जो आर्मी एक्ट में अगर जनरल फैज़ उससे जोड़े जा रहे हैं तो वो है इनसबॉर्डिनेशन, या कि आपने जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको अपनी एलिजेंस या ड्यूटी के खिलाफ उकसाया है। सो ये एक स्पेसिफिक चार्ज है। एटलीस्ट मुझे इस प्रेस स्टेटमेंट में ऐसे अल्फाज नहीं नजर आए। दूसरी चीज़ ये कि जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स की गई थी उसमें 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो अप्लीकेबल हो सकते हैं। एक है अनऑफिशियल या अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, दूसरा है पॉलिटिकल एक्टिविटी, तीसरा है डेफेमेशन, चौथा है साइबर क्राइम्स। ये 4 हैं जो आपने ऐड किए थे आर्मी एक्ट में, जो रिटायरमेंट के बाद ऑफिसर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस हैं, इसमें ज़्यादा इब्हाम एटलीस्ट मेरी नज़र में तो नहीं है। मैं जिसकी बात कर रही थी वो ये था कि जो आर्मी एक्ट में मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, जब आप सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर होते हैं आप पे वो अप्लाई करते हैं प्रोविजंस, लेकिन और इट डजंट मैटर कि आप DGISI हैं उस वक्त या कि आप कोई और पोजीशन पे किसी और ओहदे पे हैं, उसमें ज़्यादातर ऑफेंसेस का लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने। ये वो ऑफेंसेस हैं पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, ये ड्यूरिंग सर्विस अगर आप कोई खिलाफ वर्जी करते हैं, आपकी रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक आप ट्राई हो सकते हैं, वरना उसके बाद आपको मिलिट्री कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता। हाउएवर इसमें कुछ 3 या 4 एक्सेप्शंस हैं। जी सॉरी, इसमें 2 एक्सेप्शंस जो मेरा ख्याल है रेलेवेंट है। एक है प्रॉपर्टी से जुड़े ऑफेंसेस, इसमें टॉप सिटी आ जाता है, और दूसरा है यही इनसबॉर्डिनेशन म्यूटिनी वाला ऑफेंस। एक तो रीबा साहबा, जहाँ तक मुझे लगता है इमरान खान पर कई ऐसी FIRs हैं, खैर अब तो एक बाकायदा वो जो सुना जा रहा है वो भी है, लेकिन कई ऐसी FIRs हैं जिसमें लिखा गया, आपको पता होगा कि शायद एक शहबाज गिल साहब का जो एक उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद भी FIR हुई थी, और उसके बाद भी कई ऐसी FIRs हैं जिसमें ये मेंशन बाकायदा हुआ है कि उन्होंने उकसाया फौज के अंदर बगावत करने की। 9 मई से जुड़े हाँ जी 9 मई के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, फिर भी देख लूंगा दोबारा भी, आप भी देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप एक है कि हसास ओहदे पर आर्मी एक्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक तरमीम हुई थी कि हसास ओहदे पर अगर कोई रहता है और वो उसके बाद जो ड्यूरेशन थी वो बढ़ा दी गई कि वो 2 साल हो गई या 5 साल हो गई, कि उस वक्त तक वो कोई चीज़ बता नहीं सकता
तो ये भी इस हवाले से भी मेरा ख्याल है जन फैज़ हमीद पे ये बड़ा होगा कि वो DGI सही रहे थे। और एग्जैक्टली ये तो बात की ना भट्टी साहब, दिस इज फॉर पोस्ट रिटायरमेंट, ये है पोस्ट रिटायरमेंट ऑफेंसेस, इसमें अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर आ जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज जो ऑफेंसेस उन्होंने किए जब वो सर्विंग थे, वो उनमें से इस प्रेस रिलीज में आप मुझे बताएं आर्मी एक्ट के तहत कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफेंसेस हैं जिसके लिए वो ट्राई हो सकते हैं। मेरे लिए ये इबाम है कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक चार्जेस क्या हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज इतनी ब्रॉड है, इसमें मुझे तो एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं मिली। अच्छा, लैंग्वेज तो डेफिनेटली बहुत ही ब्रॉड है, कोई स्पेसिफिक चार्जेस नहीं है, लेकिन जैसे हमें अभी जो फ़खर के पास इत्तलात थी उन्होंने कुछ इशारा किया, कुछ भट्टी साहब ने इशारा किया, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिले। एक चीज़ ज़रूर, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पास, यहाँ पर बार बार बात हुई कि इवेंचुअली ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाना होगा, तो हमें थोड़ा सा ये प्रोसेस बताएं, क्या मिलिट्री कोर्ट से ही ट्रायल के बाद सज़ा होगी और वो हतमी नहीं होगी, उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील या फिर वहाँ पर भी प्रूव करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मिलिट्री के सिस्टम है जस्टिस का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसमें आपको अगर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कन्विक्शन करता है, उसकी कन्फर्मेशन होनी होती है जो कन्वीनिंग ऑफिसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अपील है वो मिलिट्री के ही सिस्टम में रहती है और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हद तक वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफिकली बार्ड है सिविलियन कोर्ट्स कि वो इस मामले में दखल नहीं दे सकती। हाउएवर 3 एक्सेप्शंस हैं। आप सिविलियन कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कह के कि मिलिट्री कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, या बदनीयती पे मबनी कार्रवाई हुई, या तीसरी के जो प्रोसीजर्स हैं वो सही तरह फॉलो नहीं किए गए। इस तरह के आप फेयर ट्रायल के सीरियस कंसर्न्स रेज कर सकते हैं सिविलियन अदालतों में। आप डायरेक्टली ऑन फैक्ट कन्विक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते, और ये काफ़ी देर से हमारी जूरिस्प्रूडेंस यही है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि सिविलियन अदालतों में आपको फिर से प्रूव करना है। सिविलियन अदालतों में ये 3-4 टेक्निकल ग्राउंड्स ही हैं जिस पे आप रिव्यू के लिए पिटिशन कर सकते हैं। अच्छा, बट वो अपील नहीं कर। ठीक है। और अगर जैसे अभी बातें हो रही हैं सियासी अरीना में भी कि खान साहब को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, तो वो भी फिर मिलिट्री ट्रायल ही होगा? That's the question। इसलिए मैं कह रही हूँ एम्बिग्विटी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि एक पीनल कोड में भी ऑफेंस है, इमरान खान साहब को उसके तहत भी आप कर सकते हैं। अगर आपने मिलिट्री ट्रायल करना है तो उसका थ्रेशोल्ड जो है वो मुख्तलिफ है, उसके ऑफेंसेस मुख्तलिफ हैं, उसकी ज़बान मुख्तलिफ है। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन ओवर सिविलियंस, वो भी सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला करना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं इसमें पेशरफ्त क्या होती है। बहरहाल आज ये सबसे बड़ी खबर, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। अल्लाह हाफ़िज़।